जिस कैमरे से बॉलीवुड की फिल्में शूट होती हैं, रेड कैमरे से, उस कैमरे से मोदी जी का रैली शूट हो रहा था। विकास करोगे कैसे? विकास करने के लिए पहले आपको तो गांव का नाम पता होना चाहिए। जो यहाँ के जो सांसद जी हैं, माननीय महेंद्र नाथ पांडे जी, अपने जिले के 50 गाँव का भी नाम वो नहीं जानते होंगे। और जो रमेश जायसवाल जी, जो इस समय वर्तमान में विधायक, उन्होंने भी कहा था कि मैं एक अच्छा स्टेडियम बनवाऊंगा, लेकिन कहाँ स्टेडियम बना है कि विधायक जी खुद ही बंजर जमीनों पे प्लाटिंग का काम करा रहे थे। चंदौली में विकास की गंगा तो इतना माननीय सांसद जी ने बहा दिया है कि यहाँ पे एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है। हेलो और नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है सोनू सिंह और हेलो मित्र प्लेटफॉर्म को एक बार फिर से आप देखना शुरू कर चुके हैं। तो हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आज हमारे मेहमान हैं मुकेश यादव जी। मुकेश यादव जी सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं और समाज सेवा के कार्य से भी जुड़े रहते हैं। तो आज युवा के तौर पे मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा कि हमारे नगर में क्या समस्याएँ हैं और नगर में किस तरह का विकास देखना चाहते हैं। लेकिन इस चर्चा को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि दर्शकों से आप 2 लाइन में अपने बारे में कुछ कहें। सबसे पहले हेलो मित्र देखने वाले सभी साथियों को मैं नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। और हमें बहुत खुशी है कि जहां एक तरफ देश की मीडिया पर लोग विश्वास नहीं करते हैं, हालात मीडिया का ऐसा बन चुका है कि कोई इंटरव्यू देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि अगर मैं सरकार खिलाफ कुछ भी अगर बोलूँगा तो उसको कट कर दिया जाएगा। लेकिन वहीं आपने ये हिम्मत दिखाया है, तो मैं आपको भी बधाई देना चाहता हूँ कि आप सच्चाई दिखाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं सबसे पहला प्रश्न लूँगा अपने नगर के ऊपर कि मुगल सराय का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, हम काशी के बहुत पास हैं और जो रेलवे यार्ड है यहाँ पे, ये हमको पूरे देश से जोड़ता है। तो इतना बेहतरीन लोकेशन होने के बावजूद भी, इतनी बेहतरीन क्षमता होने के बावजूद भी नगर कहीं ना कहीं विकास की दौड़ में पीछे रह गया। तो आप किन कारणों को जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, मुगल सराय का पीछे होने का सबसे बड़ा जो कारण मैं मानता हूँ, वो मानता हूँ यहाँ से जो विधायक चुनकर जाते हैं उनको। लगभग यहाँ पर पिछले 40 साल में अगर देखा जाए तो हर पार्टी के विधायक कभी ना कभी इस सीट पर जीते हैं और वो विधायक रहे हैं। और विधायक रहते हुए विधायकों ने जनता के लिए तो कुछ नहीं किया, वो अगर किए तो सिर्फ अपने लिए, क्योंकि उनको जनता के अपने काम के ऊपर भरोसा ही नहीं होता, क्योंकि उनको इस बात का डर रहता है कि मैं इस बार चुनाव तो टिकट मिल गया है, मैं लड़ गया हूँ, जीत गया हूँ, पता नहीं अगले 5 साल बाद हमें मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए अपना वो फ्यूचर बेहतर करने के चक्कर में मुगल सराय को पीछे छोड़ दिए। तो बेसिकली आप ये कहना चाहते हैं कि मुगल सराय ने बहुत नेता दिए पर मुगल सराय का प्रतिनिधि कोई नहीं रहा, किसी ने मुगल सराय का प्रतिनिधित्व नहीं किया। एक और चीज़ है स्पोर्ट्स, जो सीधे सीधे युवाओं से जुड़ा रहता है। मुगल सराय में बहुत टैलेंट है, चाहे वो कोई भी आप स्पोर्ट्स ले लीजिए, यहाँ की युवा बहुत टैलेंटेड है, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। ना यहाँ पे कोई स्टेडियम है और ना ही उस तरह का कोई सुविधा है, ग्राउंड वगैरह जहाँ पे वो जाके अभ्यास कर सके, प्रैक्टिस कर सके। तो क्या कभी आपको इसकी कमी महसूस होती है? जी बिल्कुल कमी महसूस होती है। यहाँ पे सिर्फ एक ही ऐसा ग्राउंड है, कह सकते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट, जो कि पूरे मुगल सराय के लड़के वहाँ पे खेलते हैं। तो आपको अगर बेहतर अगर स्पोर्ट्स चाहिए तो उसके लिए बेहतर आपको स्टेडियम चाहिए, बेहतर कोच चाहिए। यहाँ पे ना ही स्टेडियम है, ना ही कोच है, ना ही किसी तरह का कोई प्लेटफॉर्म यहाँ पे है। तो ऐसा क्यों है कि ये मतलब यहाँ पे एक लंबा समय हो गया, 20-25 साल से तो आप भी देख रहे होंगे, उसके बावजूद भी नहीं होना, ये तो प्रक्रिया है कि नहीं होता है, शुरुआत होती है, लेकिन बात क्यों नहीं कोई नेता करता है? इसके ऊपर बात भी नहीं होती है। बात इसलिए नहीं होती है क्योंकि यहाँ के नेता, जब तक आप जात पात धर्म के नाम पे राजनीति करोगे तब तक आपको स्पोर्ट्स, कॉलेज, हॉस्पिटल कहाँ से मिलेंगे। यहाँ पे जो मुगल सराय की खासकर जो राजनीति है, या चंदौली जिले की ही मैं बात करता हूँ, यहाँ की पूरी राजनीति जात और धर्म पे चलती है। ये आप भी जानते हो बेहतर ढंग से, हम भी जानते हैं कि अगर हमारे नाम के आगे कोई टाइटल लग जाता है तो अगर फिर भी अगर हम अपने नेता, तो अगर जो भी यादव नेता अगर उससे अगर हम सवाल कर देंगे तो 100 कॉल हमें भी आने लगेंगे, आप क्यों इससे बोल रहे हैं, क्यों ऐसे बोल रहे हैं। अगर आपके नाम के आगे अगर सोनू सिंह लगा है तो आप किसी भी अगर नेताओं से, अगर अपने नेताओं से पूछ देंगे तो आपको रात में लोग परेशान करने लगेंगे जी। तो होता क्या है, यहाँ के लोग को विकास नहीं चाहिए, यहाँ के लोगों को सिर्फ ये चाहिए कि नेताजी हमारे करीबी कैसे रहें। इसीलिए इसके चक्कर में युवा पिसता जा रहा है। तो इसमें दोषी कौन है? क्योंकि जो दोषी पब्लिक भी है, दोषी पब्लिक भी है और दोषी वो नेता भी हैं जो यहाँ से चुन करके जाते हैं। चुनाव से पहले तो सब लोग वादे करते हैं कि हम यहाँ पे स्टेडियम बनवाएंगे।
क्योंकि यहाँ पे पिछले 10 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट है। बीजेपी की गवर्नमेंट के दोनों विधायक जो थे, यहाँ जो खासकर मैं मुगल सराय की बात कर रहा हूँ, साधना सिंह जी ने भी कहा था कि मैं एक अच्छा स्टेडियम बनवाऊंगी, और जो रमेश जायसवाल जी जो इस समय वर्तमान में विधायक, उन्होंने भी कहा था कि मैं एक अच्छा स्टेडियम बनवाऊंगा। लेकिन कहाँ स्टेडियम बना है? जो स्टेडियम है वो भी उनका, जो हमारे माननीय विधायक रमेश जायसवाल जी हैं, तो उनका साफ और स्पष्ट तौर पे यही कहना रहता है कि मुगल सराय में जगह कहाँ है। विधायक जी के पास शायद जानकारी नहीं है। हमारे मुगल सराय में 150 बीघा बंजर है, उसको खोजे तो। अभी तो कुछ दिन पहले आया था, पिछले ही साल आया था कि विधायक जी खुद ही बंजर जमीनों पे प्लाटिंग का काम करा रहे थे। वो न्यूज आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा, पूरा मुगल सराय की जनता जानती है। तो पहले नेताओं से जमीन को प्लाटिंग करने से बचेगा तब ना ये लोग विकास करेंगे। अच्छा, अभी एक और प्रकरण आया था कि जो अभी अधिशासी अधिकारी के का जो अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ था एसडीएम सकलडीहा को, विकास धर दुबे जी को, तो शायद उन्होंने 200 बीघे जमीन को चिन्हित कर लिया था। ऐसी चर्चा चल रही थी और उसके ऊपर वो काम भी कर रहे थे, फाइल वगैरह बन रही थी, उनको मुक्त कराया जाएगा, और यही कारण है कि उनका तबादला भी करा दिया गया। अगर तबादला नहीं कराया जाएगा तो ये जो लोग सपना मुगल सराय में देखते हैं 2 लाख 3 लाख बिस्सा जमीन लेकर के 30 लाख 40 लाख बिस्सा बेचने का, आगे उन्हें चुनाव भी नेताओं को लड़ना है, तो पैसा कहाँ से आएंगे? तो क्या आप मानते हैं, अभी तो लोकसभा का चुनाव है और जो रूलिंग पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसके तरफ से माननीय महेंद्र नाथ पांडे जी को फिर से मैदान में उतारा गया है, तो आपको लगता है कि हर बार इम्पोर्टेड प्रत्याशी लोकसभा सीट के लिए यहाँ पे थोप दिया जाता है, और यही कारण है कि नेता तो हो जाते हैं जीतने के बाद, लेकिन चंदौली जिले को प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे बाहरी प्रत्याशी इसलिए लड़ाए जाते हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ जो 2 बड़ी पार्टियां हैं, सपा और भाजपा, दोनों पार्टियों के जो नेता यहाँ पे हैं, सब लोग सांसद बनना चाहते हैं। टिकट तो किसी एक को मिलेगा, लेकिन अगर एक नेता को अगर टिकट मिल जाता है तो बाकी लोग विरोध में खड़े हो जाएंगे, दूसरा खेमा नाराज हो जाएगा। तो जो हमारे जो बड़े नेता हैं उनकी मजबूरी बन जाता है दूसरे लोगों को चुनाव लड़ाना। इसलिए आपस की लड़ाई में दूसरा आकर के मलाई खा लेता है। जैसे मुगल सराय में एक माहौल बनाया जा रहा है, और न सिर्फ मुगल सराय में बल्कि पूरे चंदौली में माहौल बनाया जा रहा है कि पूरे चंदौली में विकास की गंगा बह रही है, तो आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं, और एक युवा के तौर पे आप किन समस्याओं को देखते हैं यहाँ पर? चंदौली में विकास की गंगा तो इतनी बह रही है कि अगर आज मुगल सराय में अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो बीएचयू के अलावा कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जो कि आपको एडमिट कर सकता है। चंदौली में विकास की गंगा तो इतना माननीय सांसद जी ने बहा दिया है कि यहाँ पे एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है। मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास भी कल करने के लिए आए थे मुख्यमंत्री जी, शायद नहीं हो पाया है किसी वजहों से, उसको कैंसिल कर दिया गया। तो और उसके बाद में सबसे बड़ी चीज़ है कि आप विकास करोगे कैसे? विकास करने के लिए पहले आपको तो गांव का नाम पता होना चाहिए। जो यहाँ के जो सांसद जी हैं माननीय महेंद्र नाथ पांडे जी, उनको शायद मैं जहाँ तक जानता हूँ कि वो 50 भी, मतलब अपने ज़िले के 50 गाँव का भी नाम वो नहीं जानते होंगे। अगर उनसे कभी आप मिलिएगा तो अगर आप पूछ देंगे कि 50 गाँव का नाम आप बता दीजिए तो सांसद जी नहीं बता पाएंगे। तो जो लोग अपने ज़िले के गाँव का नाम नहीं जानते हैं, उनसे आप विकास की कैसे उम्मीद कर सकते हैं? जैसा कि आप प्रत्याशी को लेकर आरोप लगा रहे हैं कि बाहरी प्रत्याशी हैं इसलिए हमारे ज़िले को सही प्रतिनिधित्व तो नहीं मिल पा रहा है, लेकिन जो मुगल सराय के विधायक हैं वो मुगल सराय के ही हैं और मुगल सराय के गली सड़कों पे ही उनका जीवन गुजरा है। उसके बावजूद भी आप ये कैसे कह सकते हैं कि मुगल सराय को सही प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जो लोग यहाँ से विधायक चुन करके जाते हैं, पहले तो वो सोचते हैं मैं कितना लूट लूँ, कितना बना लूँ। इसका आप इससे भी समझ सकते हैं, इस बात को इससे भी आप समझ सकते हैं कि जब चुनाव वो लोग लड़ते हैं, जब पहली बार जब चुनाव लड़ते हैं तो आप देखोगे कि 1-2 गाड़ियों के साथ उनका काफिला चलता है, लेकिन चुनाव जीतते ही महंगी महंगी गाड़ियाँ उनके काफिलों में शामिल होने लगती हैं। तो आप सोच सकते हो कि उनकी कमाई किस तरह से होती है। अगर वो विकास में सारा पैसा लगा देंगे तो वो अपना विकास कैसे कर पाएंगे? इसलिए लोग नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम अगले 5 साल बाद नहीं आने वाले हैं। किसी ना किसी को पार्टी दूसरे लोगों को टिकट दे देगी। जो वर्तमान हालत हो गया है राजनीति का, वो पहले का जमाना अब नहीं रह गया है कि कोई एक ही लोगों को 8-8 बार 10-10 बार 15-15 बार मौका मिले। अब हर पार्टियां चालाक हो गई है, हर पार्टी के नेता भी चालाक हो गए हैं। वो समझते हैं, नहीं तो साधना सिंह जी का टिकट नहीं कटा होता। आप समझ सकते हैं। मुगल सराय में
अब ये चर्चा हो रही है, बात उठ रही है स्टेडियम की, बात उठ रही है पार्क की। तो वर्तमान नेतृत्व को देखते हुए, नेतृत्व का मतलब कि जो हमारे विधायक हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ, क्या आपको लगता है कि आने वाले 5 सालों में मुगल सराय को पार्क या स्टेडियम मिल जाएगा? दोनों नहीं मिलेगा। नहीं मिल पाएगा? नहीं मिलेगा। आप इस बात को कैसे कह सकते हैं? मैं जान रहा हूँ नहीं मिलेगा, क्योंकि नहीं बनाना चाहते हैं क्योंकि लोग ना। विधायक जी के जो प्रशंसक हैं उनको यशस्वी, कर्मठ और भी बहुत सारे उपनाम से नवाजते हैं। तो आप इस तरह की बात कैसे कह सकते हैं कि नहीं, इसके ऊपर वो कोई काम नहीं करेंगे? नहीं, वो करेंगे। आप कभी कभी आप की बात हुई है उनसे, या किसी माध्यम से उन तक बात पहुंचाई है आपने? बात तो हुई है, चुनाव से पहले जब हम लोग मिलते थे इसी बागले में वो टहलने आते थे, बात तो बहुत उन्होंने किया था कि मैं ये करूँगा वो करूँगा। और आप मुगल सराय जो कि बहुत बड़ा एरिया है, लेकिन मुगल सराय में एक कॉलोनी आता है कैलाशपुरी। अगर हम देखें तो चंदौली जिले का सबसे महंगा इलाका है। वहाँ पे बड़े बड़े उद्योगपति और यहाँ तक कि जो हमारे चंदौली के जो जज लोग हैं, अधिकांश जज हमारे कैलाशपुरी में रहते हैं। और अगर लखनऊ के बाद अगर सबसे ज़्यादा अगर कहीं मंत्री आते होंगे तो बनारस में आए होंगे, और बनारस के बाद अगर सबसे ज़्यादा मंत्री अगर कहीं आते होंगे तो हमारे मुगल सराय में आते हैं। लेकिन जहाँ पे वो लोग आते हैं उससे 400 मीटर की दूरी पे ऐसी सड़क है कि अगर 10 मिनट अगर बारिश हो जाएगी तो 3-3 फीट पानी जम जाता है। यही विकास है विधायक जी का। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस कैलाशपुरी में 3-3 विधायक रहते हैं, तीनों विधायक 3 पार्टी से हैं। उसके बाद भी जब विकास नहीं हो पा रहा है, जब 3-3, 4-4 विधायक जहाँ पे 200-300 मीटर की दूरी पे चेयरमैन रहते हैं, जब इतने लोग एक साथ रहते हैं, जब विकास एक इलाके का नहीं कर पा रहे हैं, तो इतने बड़े मुगल सराय का विकास कैसे आप सोच सकते हैं? जी। अगला मेरा प्रश्न है शिक्षा के अधिकार के ऊपर। सरकार शिक्षा के समान अधिकार की बात करती है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों की संख्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, सरकारी स्कूलों की संख्या दिन पे दिन उनकी हालत खस्ता होती जा रही है, और एक बहुत बड़ी आबादी है। अगर आप उसको अगर देखेंगे तो लगभग 70 से 80% आबादी है जो सरकारी स्कूलों में ही अफोर्ड कर सकती है, वो महंगे स्कूलों में नहीं जा पाती है। तो अगर दोनों ही संस्थाओं के अगर आप क्वालिटी को देखेंगे एजुकेशन को, तो एक बहुत बड़ा अंतर है। तो जब क्वालिटी में अंतर है तो हम कैसे कह सकते हैं कि आज भी लोगों के पास शिक्षा का समान अधिकार है? देखिए, शिक्षा, ये सरकार पहले तो शिक्षा को ही खत्म करना चाहती है। अगर शिक्षा को खत्म नहीं करना चाहती तो किताबों पे GST नहीं लगता। और दूसरा चीज़ कि 2019 में जब ये लोकसभा का चुनाव हो रहा था, उस टाइम प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जो CBSE बोर्ड के स्कूल है उसके लिए सरकार फीस तय करेगी। लेकिन आज 5 साल बीत गए, क्या तय हुआ? आज भी कई ऐसे स्कूल हैं जो कि 12th में पढ़ने वाले बच्चों को 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार, 6-6 हज़ार, यहाँ तक अगर सनबीम में जाओ तो 8-8 हज़ार, 10-10 हज़ार रुपये फीस लगता है। मनमाना फीस का वसूली होता है। और वही अगर आप सरकारी स्कूल में देखेंगे फीस तो कम है, लेकिन आप जाओगे तो पता चलेगा कि जो क्लास 12th है वहाँ पे छत नहीं है, क्लास 11th उसमें पंखा नहीं है, बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए शौचालय नहीं है। तो क्यों लोग सरकारी स्कूल में पढ़ने जाएंगे? मीडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है आज के टाइम में। हर व्यक्ति मीडिया के बारे में बात कर रहा है। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहा जाता है। आपको क्या लगता है कि मीडिया आज अपने सही दिशा में काम कर रहा है, या आपको कुछ शिकायत है मीडिया से? सबसे बड़ी बात यह है कि मीडिया है किसकी। अगर आप देखोगे तो 50% चैनल अडानी अंबानी ग्रुप के हैं। तो जब मालिक ही दिल से अगर किसी एक विशेष पार्टी को फंडिंग करता हो तो उसके अंडर में काम करने वाले लोग देश हित में काम कैसे कर सकते हैं? इसीलिए इस देश की मीडिया को गोदी मीडिया कहा जाता है। इस देश की मीडिया को प्रधानमंत्री जी अपने पर्स में पैसा रखते हैं कि नहीं रखते हैं, इसकी चिंता है। लेकिन इस देश की मीडिया को ये चिंता नहीं है कि ऑक्सीजन का अभाव में गोरखपुर में 80 बच्चे कैसे मर गए। इस देश की मीडिया को इस बात की चिंता नहीं है कि मणिपुर में 80 दिनों तक लोगों को, बच्चियों को, लड़कियों को नंगा घुमाया जा रहा था, लेकिन ये मीडिया नहीं दिखा रही थी। उस वक्त हमें याद है बनारस में प्रधानमंत्री जी आए थे, आज तक, जी न्यूज़, बड़े बड़े चैनल के जो पत्रकार हैं वो लोग नाव पे उनका इंटरव्यू कर रहे थे, और वो लोग पूछ रहे थे कि मोदी जी आप इतना काम कैसे कर लेते हैं, आप सुबह में 4 बजे कैसे जग जाते हैं, आप मतलब बहुत सारी ऐसे क्वेश्चंस जो कि उनसे आम जीवन से रिलेटेड थे, अप्रासंगिक बात, जबकि उनसे पूछना ये चाहिए था कि देश में विकास कैसे होगा, युवा बेरोजगार क्यों है। ये सवाल किसी भी मीडिया में दम नहीं है। या आप भी 10 साल से देख रहे हो, क्या किसी ने आज तक पूछा है मोदी से कि आपने 2 करोड़ रोजगार का बात किया था, आप रोजगार क्यों नहीं देते हो? नहीं पूछते हैं। जिस चैनलों ने पूछा उसके चैनल को बंद करा दिया गया, और उन लोगों के ऊपर जो पत्रकार थे, आप पता करिएगा, उनके ऊपर NSA तक की धाराएं लगी हैं।
तो अभी हम चंदौली में रोजगार की बात करते हैं। क्या आपको लगता है कि चंदौली में पर्याप्त रोजगार के अवसर हैं? देखिए, जब तक फैक्ट्री नहीं लगेंगी, जब तक बड़े बड़े कारखाने यहाँ पे नहीं लगेंगे, आप रोजगार कहाँ दोगे? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चंदौली ज़िला, जो कि कमला प्रतीक त्रिपाठी जी ने जितना विकास चंदौली ज़िले में किया, उसके बाद कोई ऐसा नेता नहीं आया जिसने चंदौली के लिए थोड़ा भी कुछ किया हो। अगर उनका अगर करने का जो जितना काम उन्होंने किया था, उसका 10% भी लोग अगर काम किए होते हैं तो आज चंदौली जिला बन गया। मैं पहले ही बताया कि इस ज़िले ने मुख्यमंत्री दिया है, इस ज़िले ने रक्षा मंत्री दिया है, इस ज़िले ने केंद्र में मंत्री दिया है, और सबसे ज़्यादा खुशनसीब हम लोग हैं, चंदौली ज़िले के लोग हैं कि सबसे ज़्यादा नेता जो पद पे रहते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, चाहे वो सपा में हो, चाहे भाजपा में हो, सबसे ज़्यादा आपको चंदौली ज़िले मिलेंगे। हर दूसरे घर के बाद तीसरा घर आप जाओगे तो जिला सचिव मिलेगा, हर दूसरे के घर के बाद अगर तीसरा घर आप जाओगे तो नगर मंत्री मिलेगा। हर पार्टियों की मैं बात कर रहा हूँ, किसी एक विशेष पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद भी जिला का हाल क्या है आप देख सकते हो। तो क्या आप मानते हैं कि जो हमारे भी वर्तमान सांसद हैं, भारी उद्योग मंत्री हैं, इनको मंत्रालय मिला हुआ था उद्योग से संबंधित, तो क्या मानते हैं कि जो पावर उनके पास थी, जो शक्तियाँ उनके पास थी, शायद उसका लाभ क्षेत्र की जनता को नहीं मिल पाया? बिल्कुल नहीं मिल पाया। वो चाहते तो बहुत सारे उद्योग हमारे चंदौली जिले में आगे रहते हैं, लेकिन बात तो हुई थी उद्योग की, लेकिन उन्होंने इस पर काम ही नहीं किया। अपने शक्ति का उन्होंने उपयोग नहीं किया, 1% उन्होंने उपयोग नहीं किया है। अगर 10% भी जिला को दे दिए होते हैं तो कम से कम हजारों युवाओं को यहाँ पे तो रोजगार जरूर मिल गया होता। एक युवा के तौर पे आप आने वाले भविष्य में मुगलसराय को किस जगह और किस स्थिति में देखना चाहते हैं? देखिए, जब तक लोग जात पात धर्म के नाम पे वोटिंग करते रहेंगे, मुगलसराय की हाल दिन प्रतिदिन और खस्ता होती जाएगी। जब तक इससे ऊपर उठ करके एक पढ़े लिखे नेताओं को लोग लेकर के नहीं आएंगे, और वो भी नेता ऐसा नहीं कि पढ़े लिखे का मतलब ये नहीं है कि अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप विकास ही कर दोगे। उसके अंदर इच्छा होना चाहिए विकास करने का। आज का ट्रेंड चल दिया है कि मैं कितना जल्दी विधायक बन जाऊं, कितना जल्दी फॉर्च्यूनर ले लूं, कितना जल्दी इनोवा ले लूं, कितनी जल्दी 10-10 गाड़ियां हमारे आगे पीछे घूमने लगे। लोग अपना समय जैसे ही क्या नाम है कि चुनाव का वोटिंग होता है, वोटिंग के बाद जैसे ही वोट गिनाता है, जैसे ही चुनाव लोग जीते भूल जाते हैं कि 10 दिन पहले उन्होंने क्या बात किया था। वही हाल हर नेताओं का है। इसीलिए मुगलसराय का विकास नहीं। आपका विजन क्या है? अगर मान लीजिए सब सही डायरेक्शन में चीज़ें चलती हैं तो आपको क्या उम्मीद है कि किस तरह से आप मुगलसराय को देखना चाहते हैं? देखिए, चंदौली जिले में सबसे पहले अगर जरूरी है पढ़ाई तो लोग महंगा सस्ता कर लेंगे। हॉस्पिटल की ज़रूरत है। अगर यहाँ पे अगर मैं पहले भी बताया कि अगर एक्सीडेंट होते हैं तो कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जो आपको बचा लेगा। और यहाँ से बनारस जाते जाते इतना जाम लगा रहता है कि अगर आधे घंटे में अगर किसी की जान बच सकती है तो बनारस पहुँचते पहुँचते ही 1.5 घंटा लग जाएगा। और ऐसे में हमारे कई साथी, हमारे खुद पर्सनल में बता रहा हूँ, कई ऐसे साथी थे जिनकी जानें बच सकती थी, लेकिन लेट होने के कारण वो आज इस दुनिया में नहीं रहे। हमारे प्रधानमंत्री जी का एक नया नारा है कि ये जो पूरा 140 करोड़ की आबादी है हमारे देश की, ये सब उनके परिवार हैं। तो क्या लगता है कि हमारे देश को एक परिवार वाले की आवश्यकता है या एक नेता की आवश्यकता है? देखिए, अगर प्रधानमंत्री जी अगर देश की जनता को अपने परिवार समझते हैं तो ये हम सब के लिए गर्व की बात है। हम सब चाहेंगे कि हमारे परिवार में हमारे परिवार के लोग प्रधानमंत्री हैं। आप भी चाहेंगे, हम भी चाहेंगे जी। ठीक है, प्रधानमंत्री जी सोचते हैं, उनको मैं इस चीज़ के लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। लेकिन सवाल मेरा ये है, क्या बोलने से हम उनके परिवार के हो जाएंगे? सवाल ये भी उठता है जी। मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि अगर 140 करोड़ देशवासियों के अगर आप अपना परिवार समझते हैं तो प्रधानमंत्री होने के नाते आप उनके मुखिया हो गए, मतलब घर के आप मुखिया हैं। तो आप कैसे मुखिया हैं कि आपके ही देश में मणिपुर में 60 दिनों तक लड़कियों को नंगा घुमाया जा रहा था और आप चुपचाप देख रहे थे। आप कैसे मुखिया हैं कि गोरखपुर में 80-80 बच्चे ऑक्सीजन के अभाव में मर गए और दोषी उसको बनाया गया जो उन लोगों को बचाना चाहता था। आप कैसे परिवार के मुखिया हैं कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव में कुलदीप सेंगर जैसा विधायक जो कि आपके पार्टी से आता है और लड़की को बलात्कार करता है, उसके परिवार वालों को मार देता है, जब तक लड़की नहीं मर जाती है तब तक उसके ऊपर मुकदमा तक नहीं लिखाता है। आप कैसे परिवार के मुखिया हैं कि आपके देश के जो जवान हैं वो 56 जवान 60 जवान एक साथ RDX हमले में शहीद हो जाते हैं और आज तक पता नहीं चल पाया कि वो RDX कहाँ से आया है। प्रधानमंत्री जी, अगर आप देश को अगर आप परिवार समझते हैं
तो अगर आपके परिवार में, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ सोनू जी, अगर कोई एक आदमी मर जाएगा ना तो आप साथ सदमे से नहीं उभर पाएंगे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसे हैं कि इतने लोगों की मौतों के बाद भी डाटा आज मैं देख रहा था, प्रधानमंत्री जी का एक दिन का खर्च जानते हैं आप कितना है? 1,20,00,000 रुपए। जिस देश के प्रधानमंत्री के ऊपर एक दिन में 1,20,00,000 रुपए खर्च होता हो, सिर्फ खाने का, सुरक्षा का और उनके कपड़े का। मैं तो दंग रह गया उनके कपड़े का बजट देख करके। 23 लाख रुपया एक दिन का कपड़े का उनका खर्चा है। उस देश का प्रधानमंत्री जिस देश में लगभग 20 करोड़ लोग रोज भूखे हैं, और प्रधानमंत्री, क्योंकि चुनाव है सामने, तो सहानुभूति जुटाने के लिए सच्चाई यही है कि इनका सिर्फ 2 परिवार है, एक अडानी, दूसरा अंबानी, तीसरा कोई नहीं है। आप देश की जनता को तो बात छोड़िए, जिन लोगों ने भाजपा को बनाया, आडवाणी जी जैसे नेताओं को भी मोदी जी दरकिनार नहीं करते अगर अपना परिवार समझते तो जब अपने पार्टी के नेताओं को वो नहीं सुनते हैं, देखिए कितना सिस्टम के तहत शिवराज सिंह चौहान जी को साइड कर दिया गया चुनाव जीतने के बाद। तो यहाँ पे सिर्फ फेस उनका होना चाहिए। आप तो देखते हैं, आपने भी देखा होगा बनारस में रैली में एक बार मैं भी फंसा हुआ था, देख रहा था, जिस कैमरे से बॉलीवुड की फिल्में शूट होती हैं, रेड कैमरे से, उस कैमरे से मोदी जी का रैली शूट हो रहा था। उस कैमरे की कीमत ही सिर्फ क्या नाम है, एक दिन शूट का 4-4 लाख रुपया होता है। क्या आप नॉर्मल कैमरे से शूट नहीं करवा सकते हैं? आप देखे होंगे मोदी जी कहीं भी जाते हैं उसको इवेंट एक बना देते हैं। जैसे हाल ही में हम लोग के राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, आप देखे होंगे किस तरह से जैसे बॉलीवुड की फिल्मों का शूट होता है उस तरह से प्रधानमंत्री जी का होता है। तो जिस देश में जिनके परिवार के लोग इस तरह से भुखमरी में मर रहे हों, जवान शहीद हो रहे हों, बेटियां लूटी जा रही हों, वैसे लोग अगर कहें कि हम देश को अपना परिवार समझते हैं तो मैं नहीं समझता हूँ। वो लोग परिवार समझते हैं। हाँ, वोट के लिए तो नेता कुछ भी कर सकते हैं। इस वीडियो में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि जो भी लोग हमारे साथ जुड़े और वीडियो को देखा, वीडियो आपको पसंद आएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें। और इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार। धन्यवाद आप सभी।